हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो रहेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक के लिए। तो यहाँ से आप मोस्ट आईएमपी टॉपिक अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो और एग्जाम में वो पढ़ के जाना। आप एग्जाम के बाद पक्का कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस और यहाँ से पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला सवाल सबसे पहला चैप्टर हमारे पास यहाँ पे है लॉज ऑफ मोशन का। और इसके आईएमपी क्वेश्चन सारे के सारे, पहला है आपको याद करना डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल फिनिशिंग पॉइंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप जरूर याद रखना, ठीक है। फिर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। मान लो आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं आ रही, अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो भी एक तरह का डेफिनेशन ही होता है। स्पीड का यूनिट ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड होता है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट डेफिनेशन ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का जो स्पीड का जो यूनिट्स थे वही सेम वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट सारे के सारे आईएमपी यहाँ पे प्रोवाइड करने वालों, ठीक है, सारे के सारे A to Z। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ में, फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आपको दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे आप नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये है हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी सेम इंटरवल में इक्वली चेंज हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जब वेलोसिटी सेम इंटरवल में अनइक्वली चेंज हो, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब आता है एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता था, एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। व्हेन वेलोसिटी होता है जो ऑब्जेक्ट का डिक्रीज होता है, उस समय पे एक्सेलरेशन होता है हमारा निगेटिव। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे आईएमपी बता रहा हूँ, तभी भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जिस कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको बहुत हेल्प हो जाए। और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये एमसीक्यू के लिए आती है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर वेलोसिटी समय के साथ अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन पता करके जाना अच्छे से, तो आपको ये हेल्प करेगा। तीनों काइनेमेटिक के इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, पक्का याद करके जाना। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बॉक्स में आ सकता है, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भरने के लिए आएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, u लिख दोगे। तो इस तरीके से इनमें से एक सवाल तो पक्का आ सकता है, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते रहते हैं हम लोग, जो भी हमारे लिए आईएमपी टॉपिक है, जो मुझे ज़्यादा आईएमपी लगते हैं और जो आपको ज़रूर करने चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे स्पीड रहता है सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कल कोई परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो उसका स्पीड क्या होगा, सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2πr/t। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। एक और मेरी तरफ से याद रखना, व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होता है जब कोई पार्टिकल सेम किसी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म, मतलब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड बोलो या सेम स्पीड बोलो, ठीक है। इस तरीके से हमने पहला चैप्टर बेस्ट तरीके से किया है। अभी देखते हैं आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ सभी को आना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो एक्सप्लेन करता है वो किसको एक्सप्लेन करता है, इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का डेफिनेशन, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन, मास एंड वेलोसिटी का। यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला है, देखो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपको दे रखा है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम के आपको यूनिट यहाँ पे अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज। अभी देखो न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन का जो लॉ था अपने पास, न्यूटन द रेट ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ देखो क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ध्यान रखना अच्छे से। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है वो डिपेंड करेगा आप उस ऑब्जेक्ट पे कितना बाहर से फोर्स लगा रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है रेट इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फोर्स का फॉर्मूला है F = ma।
फोर्स का यूनिट क्या होता है वो आगे देखते ऐसा ही सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है हमारे पास डाइन। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कम से कम आप रट के नहीं जाओ, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करो। लेकिन आपको पता है इतने कम समय में एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन मैं इसके बाद जब भी आपका सेमेस्टर 2 में पहुँचोगे मैं ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर जरूर लेके आऊँगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन फोर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। हर फोर्स की एक्शन होती है और रिएक्शन भी होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, तो ये एक लाइन आप जरूर ध्यान रखना यहाँ से, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली लगता है। अभी दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रखनी है। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, ऐसा नहीं बताना चाहिए मेरे को, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमेन द कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप लिख के आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये वो निगेटिव एक्सेलरेशन वगैरह का फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आप ये एक्सरसाइज तो आपको करनी है। वर्क एनर्जी में बात करेंगे पहले। वर्क का डेफिनेशन, वर्क इज द सेट ऑफ वर्क इज सेट ऑफ डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और उसी फोर्स ने ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस करवाया तो हम बोलेंगे उस फोर्स ने वर्क किया है, उस फोर्स ने। बात ध्यान रखना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे ये किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड जूल। एक्चुअली यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यूनिट ऑफ वर्क होना चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क होता है न्यूटन और मीटर, और उसका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है यहाँ पे जूल होता है। ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? यहाँ पे जूल होता है। याद रखना, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट था, डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट था, और उनका रिलेशन पक्का ध्यान रखना। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 1 जूल 10⁷ अर्ज के बराबर होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अभी यहाँ पे आ गया कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो हम बोलेंगे मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तब मेरा वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, मतलब ऐसे फोर्स इधर लग रहा है और वर्क इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, नो वर्क डन। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है द एनर्जी विच इज ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है किसके वजह से? मोशन के वजह से, मतलब वो भाग रहा है, उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। मोशन के वजह से एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक रिकमेंड करूंगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आप जरूर करके जाना अपने एग्जाम में, वो आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है द एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब जमीन से उसको कितना ऊपर रखा गया है उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला होता है W = mgh, यही हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना mgh, महात्मा गांधी h, ठीक है ना। यहाँ पे एक आध दो न्यूमेरिकल भी कर लेना, अगर आप वीक हो तो भी करते रहना इसको। ये जरूर ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना था, हीटर का इस्तेमाल करोगे। हीट एनर्जी को अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट करना, थर्मोकपल का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर, दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, लेकिन आप एनर्जी को बना नहीं सकते हो, यही है। तो इसका मतलब है यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर में भी। अब आता है हम पावर के डेफिनेशन पे। पावर का मतलब होता है कि वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब आप एक सेकंड में कितना वर्क कर पाते हो, मतलब आपकी क्षमता, काम करने की क्षमता। देखो कुछ लोग स्लो काम करते हैं, कुछ लोग काफ़ी फास्ट काम करते हैं, जैसा कि मैं काफ़ी फास्ट काम कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो उसी तरीके से आप कम समय में कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, उसी को आपका बोलेंगे पावर है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, मुझे बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मुझे बताओ पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, लेकिन हम जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट, WATT, याद रखना। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट ऑफ यूज इन मेजर द पावर इज हॉर्स पावर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर को किस में मेजर किया जाता है? हॉर्स पावर में। और कमर्शियल मेथड में जो एनर्जी को मेजर किया जाता है, कमर्शियल मेथड में वो किया जाता है किलोवाट आवर्स के अंदर। किलोवाट आवर को हम लोग अपना घर में बोलते हैं यूनिट। आप बोलते हैं ना कितना यूनिट लाइट बिल जला, इसी को अपन यूनिट बोलते हैं।
आया समझ में आपको। नेक्स्ट अपना खूबसूरत चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पे देखो मैं फटाफट थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग आप पक्का करके आना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि आप कितना काम करते हो एक कूलम चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे उसका इंग्लिश में लिखा हुआ, आप ध्यान देना, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ। वर्क डन टोटल चार्ज ट्रांसफर, वो आपने कितना काम किया टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज, इसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, VOLT, ठीक है ना। यहाँ पे अब और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं जो बोल रहा हूँ आप वो भी लिख के आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। द चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर का डेफिनेशन क्या है वो देख लेना, ठीक है। और रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन द कांस्टेंट मोस्ट IMP है। अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट अगर आप सेम रखते हो बिना बदले, तो उसमें से जो करंट पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, R इज इक्वल्स टू V/I। आप ये लिख दोगे, यहाँ पे R को बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस एंड दिस इज नॉन एज ओम्स लॉ। ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का जो होता है वो ओम होता है और उसका सिंबल है ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रो को रेजिस्टिविटी। ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है और इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। तो ये भी ध्यान रखना रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। और रेजिस्टेंस का बारे में ध्यान रखना, अगर लेंथ आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखना। ये सर्किट जरूर करके आना। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एक बैटरी दिखाना है, एक स्विच दिखाना है, रेजिस्टेंस दिखाना है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर ज्वाइंट करना है और बैटरी के सीरीज में ही आपको एमीटर ज्वाइंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक सेल का आप यूज़ पक्का करके जाना। यहाँ पे आप एमीटर का यूज़ पक्का करके जाना। एमीटर का काम होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 बातें जरूर करके जाना आप यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, और एग्जाम्पल का मतलब वो उनके एग्जाम्पल जरूर करके जाना। कंडक्टर का मतलब जो करंट को कैरी कर पाता है, इंसुलेटर मतलब जो करंट को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करोगे इस तरीके से, तो जो भी इनमें से करंट जाएगा वो सेम जाएगा, क्योंकि आपको पता रास्ता तो एक ही है, तो करंट क्या जाएगा, सेम ही तो जाएगा यहाँ से। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हो, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हो, तो जो भी यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, यहाँ से सेम जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो द सेम करंट इज फ्लोइंग व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपका करंट अगर सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज में अलग अलग होता है। V1 का वैल्यू लिख दोगे I/R1, V2 का वैल्यू लिख देंगे I/R2, V3 का वैल्यू लिख देंगे I/R3 और V का वैल्यू लिख देंगे I/RS। आपको सीरीज में पता चलेगा कि जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन जरूर करके जाना। इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या क्या होगा वो बातें आप ध्यान रखना। सेम करंट फ्लो होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कैसे आया, सब रेजिस्टेंस का सम करके आया, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द सच ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो भी सम ऑफ रेजिस्टेंस आएगा इन सब रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब R1 से भी ये बड़ा रहेगा, R2 से भी बड़ा रहेगा। ऑब्वियसली सम करके निकाल लो तो बड़ा हो गई। द अरेंजमेंट ऑफ यूज इन इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों करते, कि हम चाहते सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल में है, जिसमें रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में करेंगे। ये डायग्राम जरूर करके आना। अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, तीनों में से क्या अंदर जाएगा, करंट अलग अलग जाएगा, क्योंकि रास्ते क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। करंट अलग अलग जाएगा। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से मिल जाएगा V/RP। तो I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू आप यहाँ पे I1 I2 I3 की जगह पे पुट करोगे, आपको ये मिलेगा। V ऊपर वाला पूरा कैंसल, ये बचेगा आपके पास में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे सारी बातें पैरेलल कॉम्बिनेशन के दिए, जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऊपर यहाँ पे दे रखी थी आपको, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की सारी बातें याद करनी है। इन्वर्स होता है यहाँ पे, कम हो जाता है रेजिस्टेंस टोटल वगैरह। तो एकदम बढ़िया तरीके से चैप्टर को आपको करके जाना है। सर्किट को एक क्वेश्चन यहाँ पे सर्किट को अरेंज करने ये आ सकता है, तो आप ज़रूर करके जाना है इसको भी। बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, लेकिन मैं हाईलाइट बनाता हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपके लिए वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है, इन द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है हमेशा प्रोडक्ट में, तो जो भी आपका रिएक्टेंट का मास है वही हमेशा प्रोडक्ट का मास रहेगा, क्योंकि मास कभी बदलता नहीं, सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इसकी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा कि मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। अगर आपने H2O लिया तो इसमें ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 मान लो, तो इसके साथ में हाइड्रोजन का मास होगा 8। अगर आपको सिंपल रेशियो के फॉर्म में लिखोगे 8/1 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया 8/1। अगर मैं बोलूँगा हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा 1/8। तो ये जो वाटर आपने लिया राजस्थान से लो या महाराष्ट्र का वाटर लो या आप कभी अमेरिका का ले लो, इसमें जो हाइड्रोजन अपॉन वाटर का ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1/8 रहेगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स। रेशियो क्या रहता है, कंस्टिट्यूएंट सैंपल का मास का रेशियो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। वाटर का एग्जाम्पल आपको लिख के आना, ठीक है। एटम साइज एंड मास एंड वैलेंसी। देखो साइज, एटम का जो साइज होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब एटम का साइज कितना डिपेंड करेगा उसका रेडियस कितना बड़ा उस पर। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर्स, ये ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। द मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज द कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। देखो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम साथ में कंबाइन करके बोलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिफाइड मास हैज now been accepted a unit of the atomic mass and it is called Dalton। यूनिफाइड मास जो यूनिट है वो किसका यूनिट है, एटॉमिक मास को हम लोग डेल्टन बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं यू से। 1 यू का वैल्यू केजी के फॉर्मेट में इतना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 × 1 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2। मैं 16 × 1 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 16। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिलेगा किसका, वाटर का, H2O का। किसमें मिलेगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास में, जिसको हम डेल्टन बोलते थे, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर आपको यहाँ पे दे रखे, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आ सकता है। तो अगर आपको NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यहाँ पे आप चेक करो, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है 23। और मुझे बताओ यहाँ पे कितने सोडियम है, यहाँ पे कितना सोडियम है 1 की, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई 1 करके करो, नहीं करो चलेगा। Cl का एटॉमिक मास कितना है 35.5 और आपको नॉर्मली इसको क्या करना, ऐड कर लेना है, ठीक है। 35.5 आप समझ लेना, ठीक है, इसको ऐड करना है। उसी तरीके से अगर आप, मैं एक और बता देता हूँ आपको, मान लो आपको H2O2 का निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, × 2 कर लो। फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर देखो कितना दिया रखा है, यहाँ पे अपने को 16 है। कितने कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एटॉमिक मास ऑफ H2O, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो ये ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और अनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, तो ये भी आप ध्यान रखना। कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन का मतलब निगेटिव चार्ज, सारे हाईलाइटेड पॉइंट है। कॉपर कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर करता है कॉपर प्लस में, कॉपर 2 प्लस में। कॉपर प्लस में कैसा एग्जिस्ट करेगा, मान लो अपने पास ये कॉपर है और मान लो इस कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे, अगर उस कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो वो कॉपर प्लस बन जाएगा। लेकिन मान लो कॉपर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जो बाहर है उसके पास, तो वो कॉपर 2 प्लस बन जाएगा। इस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस आते हैं। तो ये मेटल कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो ध्यान रखना। Fe2 प्लस को फेरस बोलते हैं, Fe3 प्लस को फेरिक बोलते हैं। IC लगाने का, अस लगाने का, OUS, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बेसिक रेडिकल का मतलब क्या होता है। देखो बेसिक रेडिकल मतलब वो रेडिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिक रेडिकल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेसिक रेडिकल बन जाएगा। तो बेसिक रेडिकल फॉर्म बाय द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एसिडिक रेडिकल देखो कैसे बनते हैं, बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिडिक रेडिकल फॉर्म बाय द एडिंग इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, Cl-S2-। मोनो एटॉमिक रेडिकल क्या होते हैं, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो। कंपोजिट रेडिकल मतलब देखो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट रेडिकल, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको वैलेंसी की मदद से, जैसा कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको मिलेगा Na2SO4। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल बनाने आ सकता है। यहाँ पे राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल, रेडिकल का सिंबल लिखने आ सकता है कि भाई कैसे बनेगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कंपाउंड का सिंबल लिखने आ जाएगा।
तो अच्छे से पढ़ के जाना है। एसिड बेस में आपको मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ, ये आ सकता है NaCl कैसे बनता है। NaCl बनते समय सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस चार्ज आता था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस चार्ज आता है, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। कितना फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन माइट भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही होगी। आयोनिक बॉन्ड बनने की वजह से हमें मिल गया NaCl, नमक मिल गया। यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है MgCl2 का कि भाई MgCl2 कैसे बनता है। तो MgCl2 कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl 2 है यहाँ पे, तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो यहाँ पे। अरेनियस एसिड का मतलब क्या होता है। अरेनियस एसिड मतलब वो एसिड जो पानी के अंदर H+ आयन दे देता हो। अरेनियस बेस क्या होता है। अरेनियस बेस मतलब वो बेस जो पानी के अंदर OH- आयन दे देता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे, तो आप जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड है मेरा अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि पानी के अंदर डालते ही वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपने किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोशिएशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आपने मान लो HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपने 100 मॉलिक्यूल डाले HCl पानी के अंदर, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल HCl के अलग अलग हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस एसिड मतलब सारे के सारे अलग अलग नहीं होंगे, तो इसी तरीके से आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह करके जाना है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, ध्यान रखना। बेसिक एसिड का होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है, देखो बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है कि किसी भी एसिड ने कितना H+ आयन दिया। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा H2SO4 का, तो H2SO4 कितना आयन H+ दे सकता है, 2 H+ दे सकता है। इसके लिए इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड हो जाएगा 2। उसी तरीके से HCl का बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये सिर्फ एक ही H दे सकता है। उसी से जैसे होता है एसिडिटी ऑफ बेस, बेस कितना OH- दे सकता है, उसी को बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। अगर वो एक देता है, जैसा कि NaOH कितना दे सकता है, OH 1 दे सकता है, इसको बोलूंगा इसकी बेस एसिडिटी है बेस की 1। कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के तरीके, एक तो होता है ग्राम पर लीटर, ये ध्यान रखना, और एक होता है मोलेरिटी, जिसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को अपन बोलते हैं मोलेरिटी। तो मेरा रिकमेंड है ये डेफिनेशन आप जरूर करके जाना। फिर ये चार्ट जरूर करके जाना, कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, किसका pH कितना होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है, मतलब वो बेसिक है, ये ज़रूर करना। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए एसिड बेस पता करने के लिए, और यहाँ पे द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर pH ऑफ द सॉल्यूट जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं pH मीटर, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं pH मीटर, जो आपको pH मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। इस तरीके से एक जरूर ध्यान रखना, जब भी आप मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। देखो मैं कोई फालतू बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट करके टाइम बर्बाद अभी नहीं करना चाहता हूँ। कल आपका एग्जाम है, तो ये IMP आपको मिलते जा रहा है, इसका अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड को, जब मेटल को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये ज़रूर करके जाना। एक रिएक्शन जो मुझे लगती है ये आप ज़रूर करके जाना, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको अगर HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, उसके साथ सॉल्ट भी देता है NaCl। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर करना, और ये डायग्राम जरूर करना है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस की डायग्राम, और ये कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसके अंदर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। याद रखना, सब्सटेंस विच अंडरगो डिसोसिएशन ऑफ ग्रेट एक्सटेंट इन लिक्विड दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसको आपने पानी के अंदर डाला और पूरा पूरा डिसोशिएट हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं आपको। इसी तरीके से अपन ने अपने चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया साइंस 1 के टॉपिक्स को। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो फटाफट अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहना चैनल को अच्छे से, और कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, और आग लगा दो यार। और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, स्टिल कमेंट्स पढ़ने के बाद लगा कि आज वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ज़रूर वीडियो देख लेना, आपको हेल्प होने वाली है। और इसके अलावा भी आप एक्सरसाइज ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि हमें छोटी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना इतने से टॉपिक पे, और भी बहुत करना। लेकिन ये हाईलाइटेड पॉइंट्स थे टॉपिक थे, अगर आप ये नहीं करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।